दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला अपनी YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी कविता पर वीडियो श्रृंखला में शील के बरवे छंदों पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ी भाषा में साहित्य की लंबी परंपरा है। छत्तीसगढ़ी में आधुनिक कविताएं तो लिखी ही जा रही हैं, परंतु छत्तीसगढ़ी का क्लासिकी साहित्य भी बहुत समृद्ध है। मध्यकाल में अवधी भाषा में कवि बरवे छंदों में लिखा करते थे। शेषनाथ शर्मा शील के छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखे बरवे छंद बड़े प्रसिद्ध हैं। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं पर बात करेंगे, परंतु आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। शेषनाथ शर्मा शील का जन्म 14 जनवरी 1914 को जांजगीर में हुआ था। वे संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी और हिंदी के विद्वान थे। उनकी रचनाएं देश भर की अनेक प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में छपती थीं। उनके काव्य ग्रंथों के नाम हैं कविता लता और रविंद्र दर्शन। उनकी मृत्यु 7 अक्टूबर 1997 को हुई। शील जी ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता भी थे और उन्हें संगीत का ज्ञान भी था। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बरवे छंद एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है, जिसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। इस छंद के चरण के अंत में जगड़ तथा तगड़ के प्रयोग से छंद और भी आकर्षक बन जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बरवे रामायण की रचना की थी। रहीम ने बरवे नायिका भेद की रचना की थी। तो आइए शील जी के बरवे छंद पढ़ते हैं। पहले आपकी पुस्तक के खंड अ विदा के बेरा के छंदों को पढ़ेंगे। सुसकत आवत होही भैया मोर, छैया मा डोलहा लेहू अगोर। इन छंदों में कवि ने विवाह के पश्चात मायके से विदा हो रही लड़की के मनोभावों का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है। सुसकत का अर्थ है सिसकना या रोना। डोलहा डोली के लिए कहा गया है। पुराने समय में विवाह के बाद लड़की डोली में बैठाकर ही विदा की जाती थी। अगोर का अर्थ है रोक लेना। यहां पर विवाह के बाद विदा होती हुई लड़की कह रही है कि मेरे भैया मुझसे बिछड़ने के कारण रोते सिसकते हुए आ ही रहे होंगे। मैं उनसे मिले बिना नहीं जाऊंगी। मेरी डोली को थोड़ी देर के लिए छाया में रोक लो। बहुत पिरोहिल नन की बहनी मोर, रो रो खोजत हो ही खोरन खोर। पिरोहिल का अर्थ है प्यारी। ननकी कहते हैं छोटी बच्ची को, और खोरन खोर का मतलब है गली गली में। तो विदा होती हुई लड़की कह रही है कि मेरी प्यारी छोटी सी बहन रो रोकर मुझे गली गली में खोज रही होगी। तुलसी चौरा म देव सालिग्राम, मई के ससुर पूरन करिहो काम। सालिग्राम एक काले रंग का पत्थर होता है, जिसे देवता माना जाता है। सालिग्राम को तुलसी के चौरे में रखकर पूजते हैं। पूरन काम का अर्थ है सभी इच्छाएं पूरी करना। तो विदा होती हुई लड़की तुलसी के चौरे में रखे हुए सालिग्राम की पूजा करते हुए कह रही है कि हे देव, मेरे मायके और ससुराल दोनों में ही सभी की सारी इच्छाएं पूरी करना। अंगना कुरिया खोजत हो ही गाय, बछरू मोर बिन कांदी नैच खाए। कुरिया का अर्थ है कमरा। बछरू गाय के बछड़े को कहते हैं। कांदा यहां पर गाय को दिए जाने वाले चारे के लिए कहा गया है। तो विदा होती हुई लड़की कह रही है कि मेरी गाय भी मुझे आंगन में और यहां तक कि कमरों में भी खोज रही होगी, और बछड़ा तो मेरे हाथों से ही खाता था, इसलिए वो बिना मेरे हाथ के चारा बिल्कुल भी नहीं खाएगा। मोर सुरता म भैया दुख झन पाए, सुरर सुरर झन दाई रोवे हाय। सुरता का अर्थ है याद, दाई का अर्थ है मां। तो लड़की प्रार्थना कर रही है कि मेरी याद करके मेरा भाई रोता ना रहे, और मेरी मां भी मेरी याद में लगातार रोती ना रहे। तिया जन्म के पोथी मा दुई पान, मई के ससुर बीच मा पातर प्राण। तिया का अर्थ है स्त्री। पोथी कहते हैं ग्रंथों को जिनमें सभी का भाग्य लिखा हुआ है। दुई पान का अर्थ है चक्की के 2 पाट। पातर मतलब पतली और प्राण का मतलब है जान। कवि कह रहे हैं कि स्त्री की पोथी में तो 2 पाटों के बीच में पिसना ही लिखा हुआ है। मायके और ससुराल के बीच उसकी नन्ही सी पतली सी जान फंसी रहती है। अब खंड बा में ससुरार में मैके के सुरता, ये छंद पढ़ते हैं। यहां परे है आज राउत हाट, अरे कौआ बैठ के कौरा बाट। इन छंदों में कवि ने इस बात का वर्णन किया है कि लड़की अपनी ससुराल में है और उसे अपने मायके की याद सता रही है। यहां का अर्थ है यहां, अर्थात उसके ससुराल में।
राउत हाट कहते हैं राउत बाजार को, जो मवेशियों का बाजार होता है। कौरा का अर्थ है कौर या निवाला। लड़की कह रही है कि उसके ससुराल में आज राउत हाट लगी हुई है और वो कौवे से कह रही है कि तुम यहां बैठकर अपना कौर या अपना निवाला बांट लो या खा लो। पहले मान्यता थी कि जब कौवा घर की दीवार पर बैठकर कुछ खाता है तो मेहमान आते हैं। दोनों गांव के देव करव सहाय, मोर लेवाल जुच्छा कभू झन जाए। जुच्छा का अर्थ है खाली हाथ, लेवाल का अर्थ है लेने के लिए आने वाला। पुराने समय में लड़की अपनी ससुराल से मायके स्वयं नहीं आ सकती थी, वो तभी मायके जाती थी जब उसके मायके से कोई उसे लेने के लिए आता था। कभी कभी जब ससुराल और मायके के लोगों में विवाद हो जाता था तो ससुराल वाले लड़की के लेने आने पर भी मायके वालों के साथ लड़की को नहीं भेजते थे। तो लड़की अपने मायके और ससुराल दोनों ही गांवों के देवताओं से प्रार्थना कर रही है कि उसे लेने के लिए मायके से आने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ ना जाए, अर्थात उसे लिए बिना ना जाए। यहाँ हावे कबरी दो हिन गाय, ननकी उहाँ गोरस बिन नहीं खाए। कबरी का अर्थ है चितकबरी या चित्तीदार, ननकी है नन्नी या छोटी बहन, गोरस कहते हैं दूध को। लड़की कह रही है यहाँ ससुराल में दूध देने वाली चितकबरी गाय है और वहां मायके में मेरी छोटी बहन बिना दूध के खाना खा ही नहीं सकती। मैया ऐस कुलकत रांधे खीर, हाय विधाता कैसन धरियों धीर। कुलकत का अर्थ है प्रसन्न होते हुए, रांधना माने पकाना। लड़की कह रही है कि मेरे आने के कारण मेरी माँ प्रसन्न चित्त होकर खीर बना रही होगी। हे भगवान, अब मुझसे रहा नहीं जाता, कैसे धीरज रखूं। पाइनी दुइस न झोंकिस, चोंगी पान, हाय रे पोथी धन रे कन्यादान। पुराने समय में परंपरा थी कि लड़की के घर वाले उसके ससुराल में अन्न जल भी नहीं लेते थे। तो लड़की कह रही है कि कन्यादान की एक कैसी परंपरा पोथी में लिखी गई है कि मेरे मायके के लोग मेरे ससुराल में कुछ खा पी नहीं सकते, यहां तक कि पान भी नहीं खा सकते। मोर संग में नहावे सूत खाए, ते भाई अब लखठा में नहीं आए। लखठा का अर्थ है पास। लड़की अपने भाई को याद करके कह रही है कि जो मेरा भाई मेरे साथ ही नहाता था, सोता था, खाता था, वही भाई अब मेरे पास नहीं आता। भाई आधा परकट आधा लुकाए, ठाड़े मुरमुड़ देखत रहते हाय। लुकाए का अर्थ है छिपना, मुरमुड़ मतलब मुड़मुड़ कर, ठाड़े मतलब खड़े रहना। लड़की कह रही है कि मेरा भाई आधा छिपा हुआ है और आधा दिखाई देता है और दूर खड़ा मुझे मुड़ मुड़ कर देखता रहता है, पर मेरे पास नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे मेरा भाई पराया हो गया है। और अब खंड सा में मैके में ससुराल के सुरता के छंद पढ़ते हैं। तन एती मन ओती अड़बड़ दूर, रही रही नैना नदिया बाढ़े पूर। अब देखिए कि एक स्त्री के जीवन की कैसी स्थिति है कि जब वो ससुराल में थी तब उसे मायके की याद आ रही थी, लेकिन उसे ससुराल में सभी का बहुत प्यार मिला है, तो अब मायके आने के बाद उसे ससुराल की याद सता रही है। तो लड़की मायके आने के बाद कह रही है कि मेरा शरीर तो यहां पर है, लेकिन मेरा मन वहीं पर अर्थात मेरी ससुराल में ही है, जो बहुत दूर है। रह रहकर मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं जैसे किसी नदी में बाढ़ आ गई हो। मन मछरी ला कैसे परिगे बान, सब दिन मोर रहिस अब होगे आन। बान का अर्थ है बाण या तीर, आन का अर्थ है अन्य या दूसरा या पराया। लड़की कह रही है कि मेरे मन रूपी मछली में ये कैसा बाण लगा है कि जो मेरे मायके के लोग हमेशा मेरे अपने ही थे, वे अब मुझे पराये लगने लगे हैं। मन मछली हधार के उल्टा जाए, हर के ला मन बैरी नहीं चुभाए। लड़की कह रही है कि मेरे मन रूपी मछली नदी की धार से उल्टी क्यों जा रही है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरा मन हर लिया है और मुझे यहां पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुंह के कौरा काबर उगला जाए, रही रही गोड़ फड़कते काबर हाय। काबर का अर्थ है क्यों। लड़की को अब अपनी ससुराल की याद इतनी सता रही है कि उससे मुंह का निवाला भी निगला नहीं जा रहा है, अर्थात उसकी भूख प्यास मर गई है। और वो कह रही है कि मेरे पांव रह रहकर फड़क क्यों रहे। मुर नगरिया पावत हो ही घाम, बैरी बादर तय कस होगे बाम। घाम का अर्थ है धूप, बैरी मतलब शत्रु, बाम हो जाना मतलब वाम हो जाना या उल्टा हो जाना या उल्टा काम करने वाला हो जाना। लड़की को लगता है कि उसके ससुराल में धूप हो रही होगी। नागर कहते हैं हल को, तो नगरिया का मतलब हल चलाने वाला। यहाँ पर लड़की अपने पति को नगरिया कह रही है क्योंकि उसका पति किसान है और खेती में हल चलाता है।
लड़की को लग रहा है कि उसका पति हल चलाते हुए धूप में कष्ट पा रहा होगा। वो कहती है कि ये बादल मेरे शत्रु क्यों हो गए हैं, पानी क्यों नहीं बरसात। थका आही पाही घर ला उदास, कैसे तोरा करही बूढ़ी सास। अब लड़की को लगता है कि उसका पति जब खेतों से थका हुआ घर आएगा तो उसे यहां ना पाकर कितना उदास होगा, और बूढ़ी सास कैसे उसका सारा काम करेगी। कैसे डहर निहारों लगथे लाज, फुंदरा वाला बजनी पनही बाज। डहर का अर्थ है रास्ता, पनही मतलब चप्पल या जूता। तो लड़की को जब फुंदने वाले चमड़े की जूते की आवाज सुनाई देती है तो उसे लगता है कि उसका पति उसे लेने के लिए आ रहा है, पर लाज के मारे वो रास्ते की तरफ देख भी नहीं सकती। तो दोस्तों, आप बच्चों को छत्तीसगढ़ी भाषा का क्लासिकी और आधुनिक दोनों ही प्रकार का साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करिए और छत्तीसगढ़ी भाषा के साहित्यकारों से उनका परिचय कराइए। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलेंगे किसी अन्य कविता पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।